यूट्यूब वाले को मुझ पे गुस्सा आ गया और उसने जो है मेरा यूट्यूब का अकाउंट टेम्पोररी ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक नहीं किया, वार्निंग दे दी है मुझे कि अगर आज के बाद ऐसी हरकत की तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाए। और मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की थी, बस खामखा आप लोगों का फायदा सोच लिएगा। एक क्लास पढ़ाते हुए मैंने उसको बता दिया कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये यहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो यूट्यूब वाले को गुस्सा आ गया। उसने कहा ये क्या तरीका है आपका, हम बेच रहे हैं और आप फ्री में डाउनलोड करना सिखा रहे हैं। तो यही बात बोल के उसने मुझे वार्निंग दे दी कि आप वादा करें कि आज के बाद आप किसी को फ्री का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना नहीं सिखाएंगे, तो आपको हम जो है वो आगे इजाजत देते हैं, वरना फिर और ये वाली वीडियो डिलीट करें। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, एग्रीमेंट इसका साइन किया कि आज के बाद मैं फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना नहीं सिखाऊंगा और वो दोबारा वीडियो भी ये वाली भी नहीं लगाऊंगा। तो फिर मुझे अलाउ किया, चैनल बंद नहीं किया, उस वीडियो पे वार्निंग दे दी थी कि चूंकि आपने जिंदगी में पहली बार ये हरकत की है तो इसलिए अभी आपको एक दफा अलाउ है, उसके बाद अलाउ नहीं है। हालांकि ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यूट्यूब वालों की पॉलिसी चेंज हो रही है। तो उस चेंज पॉलिसी की वजह से पहले लोग लगाते थे कि ऐसे कर लें वैसे कर लें, लेकिन अब जो है वो अलाउ नहीं है। भाई तो मेरी खांसी का जवाब मत दो, मुझे तो खामखा खांसना पड़ता है बोलने की वजह से। अच्छा, लॉजिक समझने के लिए हम कहाँ जाते थे हमें पता है ना, मायरों पर हम देखते थे कि क्या क्या लॉजिक्स हम समझेंगे। ये बेटा यूट्यूब का चैनल है और इसके ऊपर जो है आईपैक लिख के आप सर्च करेंगे, ये आईपैक का चैनल आ जाएगा। कोर्सेज के अंदर जाएंगे और डिजिटल मार्केटिंग की आपकी दो तीन नाम से क्लास आ रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों सेम क्लास हैं। इसमें से किसी भी एक क्लास को आप देख सकते हैं। अच्छा, इस क्लास में हमारी डिजिटल मार्केटिंग की दो क्लासें हो रही हैं। ठीक है, जो एक क्लास थी उसको हम लोगों ने आधा आधा कर लिया ताकि जो है आराम से हम लोग समझ के पढ़ सकें। तो दोनों क्लासें मैं यहीं पे अपलोड कर देता हूँ। तकरीबन एक जैसी क्लासें होती हैं, लेकिन अब चूंकि मैं मशीन तो हूं नहीं जो रिपीट टेलीकास्ट करूँ, तो थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस होता है। बात को समझाने का टॉपिक वही होते हैं, अंदाज दूसरा होता है। तो दोनों मैं यहीं पर अपलोड कर देता हूँ, तो इससे थोड़ा सा आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। ये वो साइलेंस कर दो बेटा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं, दोनों क्लासों में सेम बातें पढ़ रहे होते हैं, कोई ना कोई नई एक बात बीच में आ जाती है, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा है। लास्ट क्लास में जो बात हुई थी आप कहते सर चला के देख लेते हैं, हमने कहा था या नहीं कहा, तो आप लोग खुद दोबारा घर में जाके इसको चला लीजिएगा। लास्ट क्लास जो ये आपकी आ रही है मैं अपलोड करता हूँ, लेकिन थोड़ा क्लासेस खत्म होने में टाइम लग जाता है, रात को 11:30 बजे क्लास खत्म होती है कंटिन्यू। तो 11:30 बजे के बाद फिर क्लासें अपलोड करता हूँ चेक करके कि क्या है। तो यहाँ से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग दो देख सकते हैं। दोनों एक ही चीजों को हमने मर्ज किया हुआ है, ये भी आपको पता होगा। जो नए बच्चे हैं वो समझ जाए। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जो मार्केट करते हैं वो कहलाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड नेम है, सोशल मीडिया मार्केटिंग उसका एक पार्ट है। तो जब हमारे यहाँ एडमिशन हुए थे तो लोगों ने जो है ना मिस कॉन्सेप्ट की वजह से, किसी को ये अंदाजा नहीं था कि सोशल मीडिया क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो आधे बच्चों ने सोशल मीडिया में एडमिशन लिया था और आधे बच्चों ने डिजिटल मार्केटिंग में लिया। असल में दोनों का मकसद एक ही काम सीखना था। तो हमने जो है वो कोर्स को कंबाइन कर दिया कि दोनों चीजें हम, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में दोनों चीजें सीखेंगे, वो डिजिटल मार्केटिंग भी होगी और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी होगी। तो इसलिए दोनों के नाम से मैंने कोर्स में एक जैसी वीडियो लगाई हुई है, ताकि जिसने जहाँ एडमिशन लिया हो, क्लासेस सिलेबस सब कुछ सेम है और स्टूडेंट भी साथ साथ बैठे हुए, मिक्स नहीं है, ठीक अलग अलग नहीं है। ठीक है बेटा। तो
ये वाला कॉन्सेप्ट कोई मसला नहीं है आपके लिए, चाहे सोशल मीडिया पढ़े या डिजिटल पढ़े। अच्छा, कुछ लोग हमारे पास तकरीबन 150-200 स्टूडेंट ऑनलाइन भी हैं, उनको ये समझाना मुश्किल था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग क्लास हो रही है। तो इस वजह से मैंने दो अलग अलग कोर्स बनाए और दोनों को एक ही जैसा सिलेबस दिया, एक ही चीजें दी हैं, ताकि अपनी अपनी मर्जी से दोनों जहां से इनका दिल करे पढ़ सकें। अच्छा, एक लेजर बोर्ड है ये, मायरो के नाम से, जिसके ऊपर हम जब कोई काम करते हैं। हमारा अपना कोई बोर्ड बना हुआ नहीं है इस पर, हम ये ग्राफिक डिजाइनिंग के ही बोर्ड पे लिख रहे होते हैं बैठ के। क्योंकि मायरो जो है फ्री में सिर्फ 3 बोर्ड बनाने की परमिशन देता है, और हमारी क्लासें हैं जरा ज्यादा, तो हम जो है ना इधर उधर देख लेते हैं कहाँ पर है। चलो हम किसी से ब्लैंक एरिया में चले जाते हैं और वहां पढ़ते हैं। सब आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। बाद में आप लोग जब काम करेंगे, अभी तक किसी ने मायरो का बोर्ड बनाया नहीं है, अगर आप लोग बना के शेयर करेंगे तो फिर उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, कोई भी अपना बोर्ड सब शेयर कर दें मुझे मायरो पे बना के, तो उसी के ऊपर हम काम करेंगे ताकि एक दूसरे को दिख भी जाए। थोड़े दिन पहले दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से ना, एआई के नाम से, एक कंपनी लॉन्च हुई और उसने अपना नाम रखा ओपन एआई। जब इसका काम कुछ थोड़ा अच्छा हो गया, तो इसने चैट जीपीटी के नाम से एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि ये प्रोडक्ट इतनी ज्यादा जो है वो जबरदस्त हो जाएगी, लेकिन हो गई। उस प्रोडक्ट ने 1 महीने के अंदर गूगल को $28 बिलियन का लॉस कर दिया। फिर ये मार्केट में एक नया स्टैंडर्ड, एक नया कंपटीशन स्टार्ट हो गया, ओपन एआई का। ठीक है, हमने शुरू की क्लासों में सीख लिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। बेसिकली इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाई थी, जैसे और लोग बना रहे हैं, इसने भी एक मशीन बनाई। कोई कोई गेम डिवाइस बनाता है, कोई कीबोर्ड बनाता है, कोई लैपटॉप बनाता है, तो इन्होंने भी एक मशीन बनाई और उसका एक टूल चैट जीपीटी के नाम से लॉन्च किया। लेकिन वो टूल इतना जबरदस्त और शानदार था कि सारी इंडस्ट्रीज की तरफ मूव हो गई, लोगों ने इस पे काम शुरू कर दिया और एक नई चीज दुनिया में पैदा हो गई। इससे पहले ऐसा नहीं था, हर कोई अपनी जहानत पे काम करता था, मसनूई जहानत का कोई रिवाज ही नहीं था दुनिया में। ठीक है, जैसे पहले लोग सिलबट्टे पे मशीन मसाला पीसते थे, और जो है वो डंडे से कपड़े धुलते थे, किसी ने वॉशिंग मशीन बना दी। अब हर जगह वॉशिंग मशीन है, डंडों से कपड़े नहीं धुलते, धोबी घाट खत्म हो गए। पहले लोग इस्त्री के लिए दुकान पर जाके जमा कराते थे, इस्त्री करवाते थे, कोयले की इस्त्री होती थी। उसके बाद बिजली की इस्त्री आ गई, कोयले वाले खत्म हो गए। ठीक है, तो ऐसे वक्त बदलता है, चीजें इजाद होती हैं और फिर लोग उसकी तरफ मूव हो जाते हैं। पहले मोबाइल फोन का दौर नहीं था, अब हर किसी के पास मोबाइल फोन है, और अब इसके बगैर तो गुजारे ही नहीं। ऐसे ही है ना। तो इस तरह नई नई प्रोडक्ट मार्केट में आती हैं, और वो इतनी ज्यादा अहम हो जाती हैं कि फिर उसके बगैर ऐसा लगता है कि जिंदगी अधूरी है। जैसे हमें जब नेट बंद हो जाए तो कैसा लगता है, सांस नहीं आती। और अगर लाइट भी बंद हो जाए तो फिर तो और मुश्किल हो जाता है, वरना इससे पहले दुनिया में लाइट थी नहीं, लेकिन अब बगैर लाइट के हमारे सारे काम रुक जाते हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो गए। तो ऐसी ओपन एआई ने अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की और इंडस्ट्रीज इसकी तरफ मूव हो गई। जब इंडस्ट्रीज इसकी तरफ मूव हो गई, तो अब ये एक जरूरत बन गई। लोग सर्च इंजन की जगह चैट जीपीटी को यूज करने लग गए और सब कुछ यहीं पर आ गया। तो ओपन एआई वाले का जो प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, ये एक टूल का नाम है। चैट जीपीटी असल में ओपन एआई है।
और इसकी और बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट में हैं, लेकिन मशहूर ज्यादा चैट जीपीटी है। तो इसने जो है क्या किया, देखा कि पॉपुलर ज्यादा हो गया है, तो इसने अपने प्रोडक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दी और कहा कि जी यहाँ तक का जो हिस्सा है ये फ्री है और इसके बाद वाला पेड है। और जो इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा था उसको भी दो हिस्सों में बांट दिया और कहा कि जी बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री मिलेंगी और एडवांस पे आप अगर आएंगे तो पेड पे आ जाएंगे। फिर उससे ज्यादा एडवांस के लिए एक और वर्जन लॉन्च किया और उससे ज्यादा एडवांस के लिए एक और वर्जन लॉन्च किया। तो जितनी फरमाइशें उतनी कीमत। ठीक है, कस्टमर की डिमांड और फरमाइश को देखते हुए इसने अपने प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स किए और हर पार्ट्स की अलग वैल्यू रख दी और उसकी अलग प्राइसिंग कर दी। इस बात से गूगल को जरा गुस्सा आया कि मेरी मार्केट क्यों खराब कर रहे हो। तो गूगल ने इसके मुकाबले पे अपना एक और एआई लॉन्च कर दी। बस फिर क्या होना था, एआई और एआई की लड़ाई हो गई। अब एक से बढ़कर एक मार्केट में रिसर्च आ रही है, चीजें आ रही हैं। चाइना हर साल की तरह इस साल भी उसने सोचा कि जी वो कोशिश करता है कि चीजें ना सस्ती हो जाए। मोबाइल महंगा था, चाइना ने बना करके सस्ता कर दिया। कंप्यूटर महंगा था, सस्ता कर दिया कि हर किसी के पास आ जाए। तो चाइना कोशिश करता है कि चीजें सस्ती हो जाए। तो उसने एआई को भी जो है ना वो सस्ता करने के लिए डीप सीक के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी और उसका रिसोर्स फ्री कर दिया कि जिसका दिल चाहे वो चलाए। और इतना आसान कर दिया उसको कि आप अगर इसका अंदाजा करें कि चैट जीपीटी का एक टूल अगर आपको $200 का मिल रहा है तो वो 2 पैसे का मिलेगा। सेम टूल, कहाँ $200 और कहाँ 2 पैसे। ठीक है, तो इतना रेट का कंपैरिजन है। तो अब इस जंग में जो है ना ये एक और जंग शुरू हो गई कि कौन क्या चीज कितने की बेचेगा। तो चाइना की जो प्रोडक्ट आई मार्केट में अब लोग वहां जाने लगे। तो इंडस्ट्रियल उसके ऊपर कुछ ब्लॉकेज आ गई। चाइना को ना किसी किसी बातों से रोक दिया गया कि आप ये वाला काम नहीं करेंगे और ये करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। ये दुनिया भर का एक सिनेरियो है जो मैंने थोड़ा सा आपको भी बताया। ठीक है, तो एआई की जो बुनियाद है ना, यहाँ तक ये बात दोबारा से रिवाइंड करने की वजह ये थी कि आपको अब जो समझाने जा रहा हूँ वो आराम से समझ में आ जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो रिक्वायर्ड थी वो क्या था, उसको चाहिए था ऐसी जगह कि जहां पे वो सारा डाटा रख सके। अब जमीन पे तो हार्ड डिस्क है जहां पे डाटा रखा जाता है और हार्ड डिस्क महंगी है। तो इस महंगाई को कम करने के लिए क्या किया जाए, ये बड़ी एक मुश्किल बात थी। और जो जमीन के ऊपर जो जगह हैं, जो चीजें हैं, स्टोरेज हैं, वो बहुत महंगे हैं। उसमें हमारे पास कौन कौन सा स्टोरेज है, एप्पल का स्टोर है। तो एप्पल वाले तो आसान लफ्जों में अगर हम ये कहें तो सीधे मुंह बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहते हैं भाई हम तुम लोग गरीब लोगों को केले खाओ, एप्पल की तुम्हारी जरूरत नहीं। बहुत महंगी प्रोडक्ट है एप्पल की, सबको पता है। कॉर्पोरेट लेवल के लिए बनाता है और ये कहता है कि मेरे सारे जो कस्टमर है, मेरे जो क्लाइंट है, वो कौन से हैं, सिलिकॉन वैली वाले। हम गरीब लोगों के लिए कोई चीज बनाते ही नहीं है। अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ और खरीद लो, हम अपने रेट नीचे नहीं लाएंगे। ठीक है, तो एप्पल का अपना कॉन्सेप्ट है। तो एप्पल का जो स्टोरेज है वो तो आम आदमी की पहुंच से ही बाहर है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा है गूगल का। तो गूगल भाई जो है प्रोडक्ट को दो हिस्सों में बेचते हैं। आधा हिस्सा फ्री होता है और आधा पेड होता है। गरीबों के लिए फ्री है, अमीरों के लिए महंगा है। सही है, कोई मुश्किल बेटा। तो गूगल अपने चीजों को दो हिस्सों में रखता है, गरीबों को फ्री देता है और अमीरों से पैसे चार्ज करता है। ठीक है, और सर्विस अच्छी देता है तो उसके पैसे भी ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी अफोर्डेबल तो है, लेकिन बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं। अगर आप पर्सनल यूज के लिए रखें तो ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल के लिए रखें तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल बेस पर चाहें तो फिर मुश्किल है।
इंडस्ट्रियल बेस का मतलब ये होता है कि 4-5 हजार कंपनियां सब इकट्ठे अपना डाटा एक ही जगह पे रखें और एक आदमी उसको बेयर करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। 4-5 हजार कंपनियां अपना अपना डाटा रखे तो ये तो अफोर्डेबल है, लेकिन एक ही आदमी पर बर्डन पड़ जाए ये जरा मुश्किल है। अब जब एआई का डाटा रखने की बात आई, तो अब कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी कि जो गूगल के पास भी सबका डाटा एक साथ, पूरी दुनिया का डाटा एक ही जगह पे जाके रख दे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था, मुश्किल पड़ रही थी। कोशिश तो कर रहे थे कि पूरा कर लें, लेकिन महंगा पड़ रहा था। उसके अलावा और बहुत सारे जो है ना अमेजोन वाले, ये जो अमेजोन था इसके पास भी जगह थी, ये भी महंगी थी। इसी तरीके से एचपी के पास जगह थी। ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने स्टोरेज एरिया बना के रखा हुआ है। ये दुनिया भर की वेबसाइटें इन्हीं में चल रही हैं। कोई एप्पल का सर्वर यूज कर रहा है, कोई गूगल का सर्वर यूज कर रहा है, कोई अमेजोन का सर्वर यूज कर रहा है, अमेजोन के सर्वर को एडब्ल्यूएस कहते हैं, कोई एचपी का सर्वर यूज कर रहा है। और इस तरीके से और भी कुछ कंपनियां हैं, जैसे गोडैडी है जो अपना सर्वर देता है। उसके ये पब्लिक के लिए, लिनक्स वाले हैं वो अपना सर्वर देते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो ये सारी जो कैटेगरीज थी ना, इन सब का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए था कि इन सब से हट के थोड़ा अलग से कुछ चाहिए। तो उसके लिए जो है ये एआई वालों को और बाकी सबको एक रास्ता दिखा जो किसी ने बना दिया, उसका नाम रखा क्लाउड। क्लाउड स्टोरेज। अब ये सारी कंपनियां यहाँ भी हैं। एचपी क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, एप्पल क्लाउड है, amazon क्लाउड है, और भी लोगों के क्लाउड है। ठीक है। लेकिन फायदा ये हुआ कि यहाँ पर जो मशीनें थी ना फिजिकल, वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती थी। इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होते थे, जो डिवाइसें यूज होती थी, वो कॉस्टली थी और रिप्लेसेबल थी। यानी एक दफा खराब हो गई तो बनेंगी नहीं, फेंक देंगे, दूसरी लगाएंगे। तो क्लाउड पे कुछ फैसिलिटी ऐसी बनाई गई कि ये डाटा जो है, चीजें खराब ना हो और इस पे हर किसी का एक्सेस ना हो। बस जो जाना चाहे अपना टोकन दिखाए और वहां चला जाए, हर कोई यहाँ पे जाके डाटा ले ना सके। तो खैर, एआई ने ना अपना सारा रिकॉर्ड क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया। अब एआई को क्लाउड पे शिफ्ट करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, उसका नाम था एनएलपी। ये लैंग्वेज है। एनएल का मतलब है नेशनल लैंग्वेज, वो नेचुरल लैंग्वेज, और पी से प्रोसेसिंग। तो एनएलपी प्रोसेसिंग के जरिए से ये डाटा एआई और क्लाउड के साथ इन टच हो गया। अब इनको सिक्योरिटी का मसला आया, तो सिक्योरिटी के लिए एक और दुनिया पैदा हुई। एआई के वजूद में आने से पहले या बाद वो बन रही होगी, लेकिन ये एआई को जरा अच्छा लगा, तो ये स्टोरेज के लिए क्लाउड आ गया। और दूसरा जो है, एआई को एक और सिक्योरिटी के लिए जो चीज मिली वो मिली साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। अब इन चीजों को खरीदने के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि वरना पूरी क्लास इसी में चली जाएगी। एक और चीज इनको चाहिए थी, उसका नाम था ब्लॉकचेन। जैसे सिल्वर और गोल्ड की चैन होती है, ऐसी ब्लॉक की चैन है। और ब्लॉक किस चीज से बना हुआ है? डाटा से। डाटा के कुछ ब्लॉक्स हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास तीन चीजें आ गई। एक क्लाउड आ गया, और ये चूंकि नेचुरल लैंग्वेज थी, इस लैंग्वेज के प्रोसेसिंग से पहले इसको कहा गया नेटिव लैंग्वेज। जैसे हमारी नेटिव है ना उर्दू, ऐसी इनकी नेटिव लैंग्वेज है एनएलपी। और इसका नाम रखा गया नेटिव क्लाउड।
साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ये तीन चीजें अभी आपके पास आ चुकी हैं। टफ तो नहीं हो रहा? ऐसा ना हो मुश्किल हो जाए आपके, सर कहाँ फंस गए आगे। अभी सिर्फ आपने जो जहन में रखना है ना, वो ये नाम रखना है। मैं इसकी हिस्ट्री बताता हुआ चल रहा हूँ जी। आपने कहा कि अमेजोन, गूगल वगैरह फिजिकल है और क्लाउड टेक्निकल है, मतलब आर्टिफिशियल है। समझ नहीं आया कि क्लाउड आर्टिफिशियल कैसे होगा, और ये वर्ल्ड वाइड है क्या? सवाल का टाइम लास्ट में आएगा, फिर लास्ट में पूछिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। ठीक है, अभी हमारे पास तीन चीजें आई हैं। कौन कौन सी आई हैं? ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड नेटिव। ठीक है। उसके अलावा अब जाहिर है कि इस वर्ल्ड में ये जो भी कुछ आया है, इसमें चीजें खरीदी और बेची भी जाएंगी। तो चीजों को असेस्ट कहा जाता है या प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो अब जो ब्लॉक थी, या जो भी डाटा का ब्लॉक है, वो चैन से तो जोड़ दिया गया, लेकिन ये ब्लॉक है किसका, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये डिफाइन करना जरा मुश्किल हो गया। तो उसके लिए इन्होंने एक टेक्नोलॉजी इजाद की, उसका नाम रखा एनएफटी, नॉन फंजाइबल टोकन्स। जैसे आपका एनआईसी नंबर होता है, जो दुनिया में किसी और का नहीं होगा। ठीक है। ऐसे ही इस ब्लॉक का एक नंबर बना, एक टोकन नंबर अलॉट हुआ, और वो नंबर सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक का होगा, और जिसने खरीदा है या जिसकी प्रॉपर्टी है उसका नंबर होगा। तो इस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, उसको एक टोकन अलॉट किया गया, और वो एनएफटी काउंट हुआ। ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी में जाहिर से ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी में सिर्फ सिंगल ही एटम हो, और भी कुछ हो सकता है। क्योंकि एक आदमी, उसकी प्रॉपर्टी अगर मोटरसाइकिल है, तो हो सकता है घर भी उसी का हो सकता है कि बिजली का बिल अगर उसके नाम पे आ जाए, टेलीफोन का बिल भी उसी के नाम पे आता हो। ये पॉसिबिलिटीज है। तो अब प्रॉपर्टी के लिए ना, इन्होंने क्या किया कि प्रॉपर्टी में असिस्ट रख दिए, कि ये असिस्ट भी इस प्रॉपर्टी का पार्ट है और ये असिस्ट भी इस प्रॉपर्टी का पार्ट है। अब एनएफटी टोकन जो है, वो प्रॉपर्टी और असिस्ट दोनों के लिए बनने लगे, कि इस प्रॉपर्टी का ये पार्ट हो सकता है कि जिसकी मोटरसाइकिल हो, उसने एक और मोटरसाइकिल भी खरीद कर रखी हुई हो। अगर उसका एक घर है, तो हो सकता है उसका एक और घर भी हो जो उसने खरीदा हो, जो अपने भाई को दिया हो, खरीद के उसने अपनी अम्मी को गिफ्ट किया हो, या अपने बहनों को गिफ्ट किया हो, किस कुछ भी कर सकता है वो। तो एक वक्त में कई चीजें खरीद सकता है। तो ये प्रॉपर्टी और असिस्ट को अलग अलग करके इन्होंने डिफरेंट टाइप के टोकन इजाद कर दिए। लेकिन रूल ये रखा कि अगर मैं ये ब्लॉक खरीदता हूँ, तो ये मेरे नाम पे इसका टोकन नंबर 1 है, और ये पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे बनेगा, जिसपे सब कुछ मेरा लिखा हुआ होगा। जब मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ नंबर 2 के लिए, तो ये नंबर 1 का ब्लॉक अपनी जगह कायम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। एक और डॉक्यूमेंट बनेगा जो इसके साथ जुड़ के चलेगा, और उसमें ये वाले दो की एंट्री होगी सारी, और उसमें ये लिखा होगा कि ये इससे खरीद के आया। ठीक है। अब ये 2 नंबर वाला शख्स जो भी है, ये अगर प्रॉपर्टी किसी तीसरे को ट्रांसफर करता है या सेल करता है, तो ये पहले वाला ना एग्री करेगा इसको, कि हाँ मैंने इसको दिया था, अब ये बेच सकता है। तो एक तीसरा डॉक्यूमेंट तैयार होगा। और तीसरा अगर किसी चौथे को बेचेगा, तो ये एक दो तीन, तीनों वेरीफाई करेंगे, हाँ ये बात सही है, फिर चौथा खरीद सकता है। अगर वो किसी पांचवें को देगा, तो पहले के चारों एग्री करेंगे। ठीक है। वो छठे को देगा, तो पहले के 5। अगर जितना भी नीचे जाता जाएगा ना, पहले आखिरी वाले को, यानी अगर 27वां नंबर है, तो 27 नंबर के खरीदार को इस बात का इल्म होगा कि असल में प्रॉपर्टी 1 नंबर वाले की थी, और उसने इसको बेची, इसने इसको बेची, और यहाँ तक ही आगे पूरा रिकॉर्ड उसके साथ मेंटेन होता हुआ चलेगा। और जो डॉक्यूमेंट्स है ना पहले वाले का, वो भी उसके साथ अटैच होगा। जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, वो सब के सब लिखे हुए होंगे, कि ये पहले इसकी थी, इस कीमत पे इसने खरीदी थी, इतने में दूसरे को बेची, और ये राइट्स देकर बेची कि इसका ये वाला हिस्सा बेचा जा सकता है, ये नहीं बेचा जा सकता। ठीक है। तो प्रॉपर्टी और असिस्ट का ये एक ना खत्म होने वाला सिस्टम बना, और उसका नाम रखा है एनएफटी टोकन। ठीक है।
अब इसके बिहाफ पे ब्लॉकचेन में सारा काम शुरू हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई ये वाली, कि एक नई दुनिया पैदा हो गई। अब एक और चीज है, एनएफटी भी आ गई, ब्लॉकचेन भी आ गया, साइबर भी आ गया, साइबर सिक्योरिटी भी आ गई, और क्लाउड नेटिव भी आ गया, एनएलपी एक लैंग्वेज भी आ गई। अब ट्रांजेक्शन जो हो रही थी वो तो सारी इसके एनएफटी के थ्रू हो रही थी, इसके लिए इससे रिकॉर्ड मिल रहा था, लेकिन करेंसी भी तो चाहिए थी, कि कौन सी करेंसी दी जाएगी। पैसे तो पाकिस्तान की वैल्यू कुछ और है, इंडिया की वैल्यू कुछ और है, अमेरिका की वैल्यू कुछ और है, जर्मन की वैल्यू अलग है। तो सेम वैल्यू तो है नहीं। तो एक ऐसा करेंसी नोट इजाद किया जाए कि जो सब जगह पे सेम हो। अब जैसे भी डॉलर चल रहा है, लीड कर रहे हैं डॉलर सबको, कि अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आप डॉलर में रेट बताते हैं, वो डॉलर चाहे $200, $200 का हो या 1 लाख रुपए का हो, होगा वो $1। आप अपनी करेंसी के हिसाब से उसको खरीद और फरोख्त करेंगे, लेकिन दुनिया भर में उसकी डिमांड का जो रेट है वो कौन सा होगा? डॉलर का होगा। सोना चांदी और जेवरात जायदादें, इन सब का जो फिक्स रेट है वो डॉलर पे जाके बनता है। बाकी उसको एक्सचेंज करके आप अपने रेट पे ट्रांसफर करते हैं कि क्या रेट आपका बनेगा और क्या नहीं बनेगा। तो ऐसे ही एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई मार्केट में, और उसका नाम रखा है इन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो लिखते कैसे हैं तुमको पता है? इतना आसान है? वैसे मुझे नहीं लगता ऐसे लिखते हैं। वाई होगा ना, वही तो उनके ऐसे नहीं होता बस। क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी है, और इस करेंसी के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और ऐसे बहुत सारे नाम है जो इस करेंसी के पार्ट है। मेन करेंसी क्रिप्टो है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं नोट है, तो अब इंडिया का नोट है, पाकिस्तान का नोट है, रशिया का नोट है, कहाँ का नोट है ये बाद में डिफाइन होगा। तो ऐसी क्रिप्टो मेन करेंसी है, और इस करेंसी में इथेरियम एक, इसके नोट का नाम है, बिटकॉइन एक इसके नोट का नाम है। हर नोट की अलग वैल्यू है, ठीक है, और उसी के ऊपर सारी तिजारत होती है। तो अब एआई को ये एक और नया नमूना मिल गया क्रिप्टो का, जिससे खरीदो फरोख्त होगी। अब इसके पास बहुत कुछ आ गया, ठीक है। क्या क्या आ गया? सिक्योरिटी के मसला हल हो गया इसका, प्रॉपर्टी का मसला हल हो गया, कि प्रॉपर्टी किसकी है, करेंसी भी अलग इसने अपनी बना ली जो दुनिया की करेंसी से अलग थी, सही है। और क्या क्या इसने नया किया? स्टोरेज अपना बना लिया, सब कुछ अपना बन गया इसका। तो इसने कहा कि जब सब कुछ अपना बन गया है तो मैं दुनिया ही अपनी बना लेता हूँ, और उस दुनिया का नाम रखा मेटावर्ल्ड। इसको मेटा वर्ल्ड मैंने कहा है, असल में इन्होंने इसका नाम रखा है वर्स। वर्ड भी नया यूज किया है, ठीक है। वर्स यानी वर्ल्ड, ये मेटा का वर्ल्ड है। और इस वर्ल्ड में इसके पास जो पिलर है ना वो कौन कौन से हैं, आपको पता चल गया अब? तो ये 5 पिलर पे खड़ी हुई दुनिया है। अब इस दुनिया में सब कुछ वही है जो हमारी दुनिया में। यहाँ पे जमीनें भी हैं, यहाँ पे जायदाद भी है, यहाँ पे गाड़ियां भी हैं, यहाँ पे बैंगलोज भी हैं, यहाँ पे दुनिया में जो कुछ आपको दिख रहा है ना सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो रियल में नहीं है, ठीक है। उसे देखने के लिए आपको ना एक चीज का सहारा लेना पड़ता है, और उसका नाम होता है एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी। अब ये वो दुनिया है कि जिसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं है, और इसके ऊपर बहुत सारे डिवाइसेस बन के आ गई। अब ये किसी ने सुना है ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है? नहीं सुना? आसान लफ्जों में समझाता हूँ बिल्कुल। लड़के कम है, लड़कियां ज्यादा हैं, और लड़कियां घर से बाहर घूमती नहीं थी, लेकिन सुनने में तो आपको पता चल जाता होगा।
पहले जमाने में छोटे बच्चे होते थे, वो घर से जब उसको ढूंढो ना तो वो वीडियो गेम में निकलते थे। गली मोहल्ले में वीडियो गेम की दुकानें होती थी, वो वहां जाके गेम खेल रहे होते थे। ठीक है, एक डिवाइस होती थी, उसमें टीवी लगा हुआ है, और उसमें टोकन डालो, और वो उसके साथ खेल रहे होते थे। उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो सेम अभी पबजी के साथ हो रहा है। वीडियो गेम होती है, ठीक है। अब जो शख्स खेल रहा है ना, वो मेंटली कहाँ होता है? उस गेम के अंदर। और फिजिकल कहाँ होता है? बाहर होता है। खेलते खेलते खेलने वाला ना ये चाहता है, काश मैं इधर खड़ा होता ना, मैं इसके मुंह पे एक देता जाके, ये दिख क्यों नहीं रहा? ये कॉन्सेप्ट है हर खेलने वाले का। अगर ये मुझे दिखता ना, मैं दीवार के पीछे जाता और वहां जाके इसको मार के आता। लेकिन मैं तो गेम से बाहर हूँ, तो वो गुस्से में ना डिवाइस को मारता है, कूदता है, इधर कुछ हरकत करता है। या अगर वो हार जाए, या पीछे से कोई आके उसको शूट कर दे, तो उसका क्या दिल करता है कि मैं अंदर चला जाता। तो ये जो अंदर जाने का तरीका है ना, उसके लिए इन्होंने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। देखो, प्रॉब्लम्स आती है, मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रॉब्लम फाइंड करें, उसका सॉल्यूशन निकालें और रिच हो जाए। तो ये जो गेमिंग इंडस्ट्री थी ना, इस इंडस्ट्री में हर किसी की डिजायर ये थी कि यार मैं अंदर जाता और जाके मारता। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसी डिवाइस बना दी कि जिसको आप आंखों पे पहन लें, और पहनने के बाद वो जो कुछ अंदर है ना, वो आपको यहाँ दिखने लग जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा मैं उस दुनिया के अंदर हूँ। लेकिन प्रॉब्लम अपनी जगह कायम था कि वो सारे कैरेक्टर आपको दिख तो ऐसे रहे थे कि जैसे आपके सामने है, लेकिन वो हकीकत में आपके सामने नहीं होते थे। आप तो बाहर ही है ना फिलहाल, आप अंदर कैसे जाएंगे? तो उसके अंदर जाने के लिए इन्होंने इस टेक्नोलॉजी के साथ एक और टेक्नोलॉजी लॉन्च की, उसका नाम रखा वीआर, और उसका नाम था वर्चुअल रियलिटी। अब क्या होता था कि जो खेलने वाला है, वो किसी ना किसी शक्ल में उस गेम के अंदर होता है। यानी एक तो वो दुनिया थी जो दिख रही है उसको आंखों में, वो सारा कुछ बना हुआ है। अब खुद भी है ना वैसा ही कुछ बन करके वो किसी कैरेक्टर की तरह उस गेम के बीच में चला जाता है, और अपने हाथ से कंट्रोल कर रहा होता है उसको, और उसे ऐसा लगता है कि मैं खुद ही इसके अंदर हूँ। तो ये एक नई दुनिया आई और उसका नाम रखा गया वर्चुअल रियलिटी। अब एक और मुसीबत शुरू हो गई कि जब खेलने वाला उसके अंदर चला गया, और वो गेम में पहले ही आधा गुम होता है। अब तो बाहर वाले आवाजें देते रहे, घर में चोर आ रहे हैं, चोरी करके ले जा रहे हैं, गन रखी हुई किसी ने, बहुत कुछ होने लग गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन दोनों को ना टेक्नोलॉजी को मर्ज कर दिया, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को मिला करके एमआर बना दिया। और इसका नाम रखा मल्टी रियलिटी। अब इसमें ये होता है कि खेलने वाला उस दुनिया में भी होता है और इस दुनिया में भी होता है। अब ये एक अलग मसला हो गया उसका, यानी वो फिजिकली वहां भी है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा इंटर होगा ना, तो उसे वही मालूम हो जाएगा कि आपके रूम में कोई इंटर हो रहा है। या कोई आवाज लगाएगा, अम्मी चीखेंगी वहां से कि भाई सालन जल जाएगा, तो वो आवाज कान में आएगी। कोई दरवाजा बजाएगा तो आपके कान में आवाज आएगी। कोई अगर बोलेगा भाई मुझे ये ला दो, तो आप सुनेंगे। लेकिन गेम के सारी चीजें भी आपको दिख रही होंगी। फिर जब ये आ गया, तो अब दुनिया गेम से कहीं और आगे चली। ये बड़ी अजीब चीजें हैं जो अलग अलग जगहों पे अपने अपने काम कर रही हैं। ठीक है, एआई अपनी दुनिया में अलग चीजें बना रहा था, क्लाउड का स्टोरेज एरिया अपनी जगह बन रहा था, साइबर सिक्योरिटी के मसाइल जो हैं वो चीजें अपनी बन रही थी। मेटावर्स का जो ये दूसरा वाला पार्ट है आपका, इसकी एनएलपी लैंग्वेजेस, इसकी अपग्रेडेशन बाद में अलग से हो रही थी। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का जो सिस्टम है, वो अपना चल रहा था। उसकी करेंसीज बन रही थी, उसके रेट्स बन रहे थे। पहले बिटकॉइन आया था मार्केट में, तो फ्री में मिल रहा था। अभी इस वक्त 17 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन है, तकरीबन 18 करोड़ का एक बिटकॉइन। ठीक है, क्योंकि सब आस्ते आस्ते आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये एमआर टेक्नोलॉजी, वीआर एआर का जो कॉम्बिनेशन है, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी का, इन्होंने क्या किया, वीडियो के अंदर भी इसका इंटीग्रेशन हो।
अब फिल्में बनने लग गई। पहले ऑगमेंटेड रियलिटी की बनी। आप वो कैमरा लगाए, पूरी फिल्म अपने आंख के अंदर देखें, बाहर वाले को पता ही नहीं आप देख क्या रहे हैं। फिर उस मुश्किल आने लगी तो उन्होंने वर्चुअल रियलिटी को भी यूज कर लिया कि जी आप भी उसके अंदर चले जाएं अब, और वहां जाके चीजें खरीदें बेचें, उस सिस्टम का हिस्सा बन जाए जो दिख रहा है। यानी मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, तो उस मूवी में अगर कोई शख्स जो है वो खाना बेच रहा है, तो आप उसकी दुकान से खाना खरीद सकते हैं। और उसको खरीदने के लिए जो आपको पैसे पे करने हैं वो कौन से होंगे? क्रिप्टो करेंसी सा कोई कोई आपके पास सिक्का होगा, वो आप वहां पे दे देंगे उसको। अब क्रिप्टो करेंसी वहां पे देने के लिए फिजिकल अमाउंट चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए? कोई कोड चाहिए, कोई नंबर चाहिए, जो ये शो करे कि आपकी प्रॉपर्टी में इतने पैसे हैं। तो उसका एक टोकन नंबर वहां पे लगेगा। उसका एक कार्ड आ गया जो आप वहां पे एंटर करेंगे। उसके स्टोर बन गए, उसके बोध बन गए। अब वो वर्चुअल रियलिटी के अंदर ही एक बोध खड़ा हुआ है। वहां पे जाके अपना कार्ड आप स्वैप करेंगे, और आपके अकाउंट का जो पैसा है वो उसके बोध में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी वहां पे एटीएम मशीन भी लग गई कि आप अपनी करेंसी को वहां कैश कर सके। अच्छा, उसके बाद फिर, ये मैं इतनी डिटेल में इसलिए लेकर जा रहा हूँ कि आपकी दुनिया और आपकी जंग यही है। आपने जो लड़ना है ना, इन्हीं से लड़ना है। अब वो जमाना खत्म के जो डिजिटल मार्केटिंग वाले कर रहे हैं, जो सुन के आप आए ना, वो वक्त गया। और अगर नहीं गया तो बस जा रहा है, थोड़ा सा रह गया। अब जो वर्ल्ड आ रहा है वो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपकी कामयाबी यही है कि इस वर्ल्ड के सारे चीजें आपको अच्छी तरह पता है। जितनी डिटेल में पता होंगी, उतने बड़े आप इस वर्ल्ड के किंग होंगे। आपकी पूरी इंडस्ट्री यही है। अब उस जगह पे क्या हुआ? कोई चीज मुझसे भी, एक और भी चीज है जो इसकी कम हो रही है, जो मैं थोड़ी इधर जगह भी नहीं हो रही है मेरे पास, तो मैं बाहर जाके बनाता हूँ। इन सब के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी अपडेट हो रही थी। और आपने सुना होगा, पहले तो 2G का नेटवर्क था, ठीक है, और सारी चीजें भी 2D होती थी। फिर 3G का दौर सुना होगा आपने, 3G आ गया। डिवाइसें 3G हो गई, सिमें 3G हो गई, डाटा 3G हो गया, इंटरनेट 3G हो गया। 3G का मतलब है थर्ड जनरेशन, 2G का मतलब सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये भी चल जाएगी, एक मिनट रुको। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन भी आ गया। है ऐसा? सब कुछ बंद हो गया, नेटवर्क सब बंद। ये जब चलेगा तो चलेगा।